सैनिक भाइयों नमस्कार। सैनिक भाइयों, आज आपके कई सवालों के उत्तर मिलेंगे। मेरे इस वीडियो से कई सवालों के उत्तर मिलेंगे। सबसे पहला सवाल ये कि 75 सालों से जो छोटे रैंक के पूर्व सैनिक हैं, उनकी आवाज 75 साल की सरकारों के पास में क्यों नहीं गई? 75 सालों से जो 97% संख्या बल है, वो दरी कुर्सी और जिंदाबाद के नारे क्यों लगा रहा है? 75 सालों से वो कौन सी शक्ति है जो छोटे रैंक के जवान जेसीओज की जो जायज मांगे हैं, सम्मान है, स्वाभिमान है, न्याय है, समानता है, उसको कौन पूरा नहीं होने दे रहा? वो रुकावट है तो कौन है वो रुकावट? और जो पिछले 12 महीने से जंतर मंतर पे, एडी पंजे पे जो आंदोलन चल रहा है, उसके अंदर क्या रुकावट है और कौन सरकार को ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है इस आंदोलन में? बहुत सारे जो सवाल हैं, आज उनका एक एक मेरे इस वीडियो में उत्तर मिल जाएगा आप लोगों को। और जब मैं लास्ट में एक ऑडियो आप लोगों को सुनाऊंगा तो आप ऐसे सिर में हाथ मारोगे कि हमारा न तो नुकसान किसी रिटायर्ड लाबी ने किया है, न ही 75 सालों की सरकार ने किया है। हमारा जो नुकसान करने वाले हैं या हमारी जो मांगे हैं समानता की, आत्मसम्मान की, स्वाभिमान की, संविधान के दायरे में, उसको या उस आवाज को काटने वाले हम ही हैं। मतलब कपिल फौजी है उन आवाज को काटने वाला। सैनिक भाइयों, 21 जनवरी की एक मीटिंग दिल्ली के अंदर हुई। सरकार ने रातों रात धारा 144 लगा दी और पहली बार ऐसा हुआ कि जो धारा 10 या 12 दिन लगती है वो पूरे 1 महीने के लिए लगा दी, 19 फरवरी के लिए। पर आंदोलन चल रहा। रात को केंद्र के इशारे पे गृह मंत्रालय का प्रशासन ने 1:30 बजे, रात के 1:30 बजे तरण ताण सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हरपाल के पास में लेटर भेजा बाकायदा बड़े रैंक के अधिकारी के द्वारा कि आपकी मीटिंग जंतर मंतर पे नहीं होने देंगे, धरना आप चला सकते हो 2-4 आदमियों को बिठा के। पर प्रशासन वहां सख्त कर दिया, तो वहां पर हमारे दूसरे सदस्यों की ड्यूटी लगा के और उनको मतलब एट ए टाइम हमने मीटिंग का स्थान चेंज किया, क्योंकि मीटिंग होनी बहुत जरूरी थी। अगर जंतर मंतर पे कोशिश करते तो 2-4 बंदों को पकड़ के दूसरे थाने में लेके जाते, 2-4 को दूसरे थाने में या 2-4 को बॉर्डर से उस पार छोड़ देते। नहीं, हमारा मीटिंग करना बहुत वो था। सैनिक भाइयों, हमारे मैं वो सच्चाई दिखा रहा हूं आप लोगों को। आज इस मीटिंग के अंदर हमारे झुंझुनू जिले से, राजस्थान से, जो गौरव सैनिकों की धरती बोली जाती है, जहां देश में सबसे ज्यादा पूर्व सैनिक भी हैं, और जो बॉर्डर पे आज वर्तमान में जो खड़े हैं वो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है। वहां से बहुत ही सम्मानित, बहुत ही बुजुर्ग कैप्टन केसरदेव साहब जी और सूबेदार मेजर शत्रुप सिंह साहब जी ने वहां बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और उन्होंने जो वहां पर अपना शब्द रखे वो भी दिल को हिलाने वाले थे, जमीर को हिलाने वाले थे। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि हम उस व्यक्ति को देखने के लिए आए हैं जो 95 साल का होने के बावजूद भी जो न थका है, न डरा है, न झुका है, जो चल ही रहा है, और वो है सूबेदार प्रगट साहब। अगर हम अपने गांव की बात करें तो गांव में तो छोड़ो, आसपास के किसी गांव में भी
95 साल का जीवित व्यक्ति नहीं मिलेगा। ये कम से कम 10-15 किलोमीटर में से कोई व्यक्ति जिसको प्रभु परमात्मा ने कोई आशीर्वाद, कोई अच्छे कर्मों का कोई प्यार दिया है, तो वो व्यक्ति ही 95 साल की उम्र ले सकता है। और जो व्यक्ति 95 साल की व्यक्ति ने जो उम्र पाई है, वो आज भी 7.5 लाख माता बहनों के लिए अपने सिर को आगे लगा के खड़ा है कि अगर कोई लाठी, कोई डंडा लगे तो वो किसी मेरे जूनियर, मेरे भाई कपिल को, या मेरे भाई जो हमारे कैप्टन केशव सिंह साहब है झुंझुनू से, सतरूप सिंह साहब हैं झुंझुनू से, उनके सिर में ना लगे। अगर लगे तो वो लगे सूबेदार प्रगट साहब के सिर में। अगर कोई टंकी पे चढ़ने की बात आएगी तो वहां पर कोई और ना चढ़े, मैं चढ़ूंगा जब तक मैं जीऊं तो, पर मैं थकूंगा नहीं, ना मैं हारूंगा, ना मैं झुकूंगा। केशव साहब ने बड़े ही जोशीले ढंग से अपने शब्दों को वहां पे जो रखा, तो एक बार तो वहां पे गड़गड़ाहट ही उठ गई तालियों की। भारत माता की जय हो, भारत माता जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, इस तरह से कि मैं उस बुजुर्ग को देखने के लिए आया हूं कि जो आज 95 साल का होने के बावजूद भी अगर वो संघर्ष कर रहा है। अगर मैं इस बुजुर्ग के दर्शन नहीं कर पाऊंगा जो मेरे समाज का है, मेरे सैनिक समाज का है, और मैं भी बुजुर्ग ही हूं, पर यार फिर मेरा मंदिर में जाने का या भगवान का नाम लेने का या सुबह उठते ही मैं भगवान का जो नाम लेता हूं वो विफल है। क्योंकि अगर मैं कहूं कि यही भगवान है जो 95 साल का व्यक्ति अगर अपना घर परिवार को छोड़ के आगे चल रहा है, तो सैनिक भाइयों, जैसे ही ये बात राजस्थान में फैली कि झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के पूर्व सैनिकों ने उस 21 जनवरी को ऐलान कर दिया कि आप लोगों ने जो हमारी ताकत, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की जो ताकत 23 जुलाई को देखी थी, उसमें कोई कमी कसर रह गई तो हम छाती में हाथ मार के कहते हैं अब की बार पूरी कर देंगे जब भी दिल्ली में कोई मीटिंग होगी। इसके लिए मैं अपने केसर साहब जी का भी धन्यवाद करता हूं, शत्रुघ्न का भी। जैसे ही यह बात राजस्थान में फैली तो रिटायर्ड लाभी कटवा, नाम चेंज करके बोल रहा हूं, तो उसके गुर्गे जो शरारती तत्व हैं, उनके अंदर एकदम, वो तो मेरे हिसाब से उनकी तो जान सी निकल गई कि हम झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के चौधरी हैं, हम लंबरदार हैं, हम प्रधान हैं। और ये कैसे हुआ? उन शरारती तत्वों ने क्या किया कि जो हमारे कैप्टन केसर देव साहब ने लिखा था, बड़ा ही सुलझा हुआ जवाब लिखा था, उसको उन्होंने फेरबदल कर दिया। तो मैं आपको पहले तो वो जो झुंझुनू से हमारे भाई हैं रोहिला जी, उन्होंने एक मैसेज आज सुबह सुबह डाला, मैं वो पढ़ के सुनाऊंगा। उसके बाद में दूसरा मैसेज पढ़ के सुनाऊंगा। ये आप लोगों को जरूरी देखना है ये वीडियो, कि आपको ये पता लग जाए कि असल में पानी कहां पे मर रहा है, कमजोरी कहां पे है, कौन व्यक्ति है जो आपके परिवार के ही आपके आसपास में बैठ के जो आपके साथ में चाय पीते हैं, हुक्का पीते हैं, वही आदमी उनके हाथ में छुरा भी है। तो जो रोहिला भाई ने जो मैसेज डाला, उसके बाद में वो मैसेज हरियाणा में, पंजाब में बड़े लेवल पे शेयर किया गया आज। और एक और भी है हमारा जैसलमेर से, जो जेठ मलानी का भतीजा, जो वकील है, ऑनरेडी कैप्टन है, पर वो मैं उसको प्यार करता हूं क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार है। और महात्मा गांधी ने कहा है कि बीमार से नहीं, बीमारी से नफरत करो। तो जो जैसलमेर के जो हमारे बहुत ही सम्मानित हैं, वो मानसिक रूप से बीमार हैं। वो सुबह उठते ही भगवान से बुद्धि मांगते। अब जिस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत होगी, सुबह सुबह वही व्यक्ति वही चीज मांगेगा, क्योंकि उसके पास में बुद्धि नहीं है, तो वो ठीक चीज मांग रहा है कि वो बुद्धि। आप लोगों ने उसका वीडियो भी देखा होगा, वो भी इस मैसेज में बराबर का भागीदार है, बराबर का भागीदार है। अब मैं वो मैसेज पढ़ के सुनाना चाहता हूं जो माननीय कैप्टन केसर देव साहब जी के मैसेज को चेंज किया गया। पहले वो नकली मैसेज जो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। साथियों राम राम, मैं कैप्टन केसर देव साहब जी सभी सैनिकों एवं
पूर्व सैनिकों को नमस्कार करते हुए बताना चाहता हूं कि दिल्ली में 21 जनवरी 2024 को सभी पूर्व सैनिकों एवं संस्थाओं के प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें मैंने और सूबेदार मेजर शत्रुप साहब ने हिस्सा लिया, जिसमें निष्कर्ष आया कि आज पूर्व सैनिक धन पद नाम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सैनिक और वीर नारियों के हितार्थ को भूल गए हैं। अगर इस विवाद को खत्म करना है तो अपने अपने केस बुक अपने अपने विश्वास वाले साथी के माध्यम से प्रस्तुत करे और सभी साथी एकता की बात करे और उसे अमल भी करे। मतलब ये जो रोहिला भाई झुंझुनू ने ये मैसेज शेयर किया, इसके अंदर ये दिखाया गया कि जो हमारे सामान्य सदस्य झुंझुनू से गए थे उन्होंने पोल खोल दी, कहा कि 21 जनवरी की जो मीटिंग हुई, जबकि वहां की जो मीटिंग थी वो 3 घंटे 19 मिनट लाइव चली थी। ना ही किसी का भाषण काटा गया, वाक्य काटा गया, कोई चीज नहीं काटी गई। और मैं अपनी बात को रोकते हुए ये भी कहना चाहता हूं कि रोहिला भाई, ये प्रभु परमात्मा का आशीर्वाद है कि आज तक 14.5 साल में जब भी सबका कमेटी ने कोई मीटिंग करी है, रैली करी है, वो कभी फैल नहीं गई, कभी भी फैल नहीं गई। हम उसको 100% कामयाब करके लेके आए। क्यों करके लेके आए? ये शक्ति हमारे अंदर नहीं है, ये शक्ति है 7.5 लाख माता बहनों के आशीर्वाद से कि हम कभी भी फैल नहीं हुए, क्योंकि उनकी है। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा भाई। रोहिला भाई हमारे कोट द्वार से बहुत ही एक सम्मानित सदस्य हैं, उत्तराखंड से। उसने 4-5 महीने पहले कहा मेरे को कि कपिल भाई, उत्तराखंड से कोई पूर्व सैनिक नहीं आएगा। मेरे बहुत ही सिंपल सा उनका जवाब था, मैं सर इस धरने को जो 20 फरवरी को ये धरना चला, ये बाबा बद्री विशाल नाथ के आशीर्वाद से चला। और जब ये जंतर मंतर पे जब पहला वाक्य यहाँ उद्घोष का लगा तो वो लगा बाबा बद्री विशाल नाथ का, और पहले बोलने वाला कोई शख्स था तो वो उत्तराखंड से पहला पूर्व सैनिक था, बाबा बद्री विशाल नाथ था। अरे सर, जो परमात्मा के इशारे के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, और आप कहते हो कि उत्तराखंड से हमारे पूर्व सैनिक नहीं आएंगे। आप इतने बड़े चौधरी नहीं हो, आप बाबा बद्री विशाल नाथ से बड़े नहीं हो। मैंने यही शब्द कहा था, वही व्यक्ति अब मैसेज कर रहा है। हमारे उत्तराखंड के गौरव सैनिक आज भी इस समय इस धरने के साथ में, क्योंकि इस धरने पे जिसका महादेव का आशीर्वाद हो वो क्या कर लेगा भाई कोई दूसरा। अगर बाबा महादेव का, बद्री विशालनाथ का आशीर्वाद ना था तो कोई 12 महीने यहां आंदोलन चला देता। ये तो था रोहिला का मैसेज। अब देखो, जो बहुत ही बुजुर्ग है हमारे कैप्टन केसर साहब जी, भाई देखो सोशल मीडिया का उन लोगों को ज्ञान नहीं, किसी भी बुजुर्ग सैनिक को ज्ञान नहीं है। हम सेकंड के हिसाब से टाइप कर सकते हैं, मैसेजों के अंदर छेड़खानी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने जो मैसेज लिखा, उस मैसेज को शरारती तत्वों ने दूसरे तरह से घुमा दिया, उसमें लिख के उनका मैसेज शेयर कर दिया। मतलब 12 महीने में ये पहली बार ऐसा हुआ है जो निम्न श्रेणी का घटिया काम किया गया है किसी बुजुर्ग सैनिक को बदनाम करने के लिए। और मैं बुजुर्ग सैनिक को नहीं कहूंगा, कि इस आंदोलन को तोड़ने के लिए। भाई रोहिला भाई, आपका क्या चला जाएगा? मान ले चलो हम अपने घर लौट गए, भाई आपसे हमने क्या ले लिया? क्या आपने मकानों की रजिस्ट्री वहां पे नाम करवा दी हमारे ऊपर? क्या कर दिया आपने? बताओ क्या कर लिया? अरे भाई, आपकी 2 रोटी खा ली होंगी, उसका एहसान है। आपने 150 रुपये दिए होंगे, उसका भी एहसान है। पर वो एहसान हमारे ऊपर थोड़ी है भाई। क्या आपको कोई न्योता दिया था? मैम भाई, आज तक 20 फरवरी के से जो आंदोलन चल रहा है और आज तक चल रहा है, किसी भी कोई भी 35 लाख पूर्व सैनिकों में से खड़ा होकर ये कह दो कि भाई मेरे पास में सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का फलाने पदाधिकारी का फोन आया था कि आप इतनी संख्या लेके आओ, आप इतनी संख्या लेके आओ, आप इतनी संख्या लेके आओ। क्या किसी के पास में फोन कराया? रोहिला भाई बताओ, क्या आपके पास में फोन कराया 23 जुलाई के लिए कि आप इतनी संख्या लेके आओ? अरे जब हमारा कोई स्वार्थ होता, हम राजनीति में होता, तो रोहिला भाई आपके तलवे भी चाटते, हम फोन करते कि मीटिंग हो रही आप आओ। नहीं भाई, ये जो न्याय का, जो समानता की जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, ये किसी कपिल फौजी या प्रकट साहब की या
केसर देव साहब झुंझुनू वाले की नहीं है, न ही रोहिला की है, ये भाई 35 लाख पूर्व सैनिकों की। तो इसमें फोन नहीं करे जाते, फोन नहीं करे जाते। जो मर्द होते हैं वो संघर्ष में खुद शामिल हो जाते हैं। देखो अब मैं वो मैसेज, जो असलियत मैसेज है जो हमारे कैप्टन केसर देव जी ने जो शेयर करा, मैं वो उसको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आज अध्यक्ष महोदय कैप्टन केसर देव जी एवं उपाध्यक्ष एसएम सतरूप सिंह जी ने जंतर मंतर पर राजस्थान की तरफ से दमदार और सटीक बात रखी, बिल्कुल रखी, दमदार बात रखी, मैंने पहले बता दिया। साहब लोगों, आपने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करके पूरे देश में खेतड़ी का नाम रोशन किया। आपने दिखा दिया कि खेतड़ी के सैनिक किसी से पीछे नहीं है। हमारे खेतड़ी के 66 वीरों ने युद्ध में भी सूरज से बलिदान दिया। हम जंतर मंतर पर जाने में क्यों कम रहे? आज हम उन वीरों के परिवारों की आवाज बन सकते। यह होता है। राजस्थान के समस्त गौरव सैनिकों से विनम्र अपील है। मैं कैप्टन केसर देव सभी सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों को नमस्कार करते हुए बताना चाहता हूं कि दिल्ली में 21 जनवरी 2024 को जंतर मंतर पर सभी पूर्व सैनिक एवं संस्थाओं के एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए सबका समिति ने मीटिंग आयोजित की, जिसमें मैंने और एसएम सतरूप साहब ने हिस्सा लिया। मीटिंग में निष्कर्ष निकाला कि आज कुछ पूर्व सैनिक और संगठन अपना निजी स्वार्थ साधने तथा राजनीतिक सांठगांठ करने, पद पाने नाम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सैनिक और वीर नारियों के हितार्थ को भूल गए हैं। अगर OROP की लड़ाई को जीतना है तो सभी साथी एकता की बात सिर्फ व्हाट्सएप पर ना करें और उसे जंतर मंतर के ग्राउंड पर आकर अमल में लाए। अगर आप यह नहीं करते हैं तो आपका पैसा और पद दोनों ही 28 लाख सैनिकों और 7 लाख वीर नारियों के कोई काम नहीं आने वाला। ऐसी सोच वाला व्यक्ति ना ही तो नेता बन सकते हैं और ना ही कोई भलाई का काम कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आप सभी साहबों से मेरी विनम्र निवेदन है कि आप सभी पुरानी बातों को भूलकर एक साथ एक मन जंतर मंतर एक छाता के नीचे आ जाओ। अध्यक्ष की सीट पर नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की मूर्ति रख दो। अभी जो हमारे 4-5 सैनिक साथी या संस्था टुकड़ी बनाकर हमें बांट रहे हैं तथा जंतर मंतर धरने का साथ नहीं दे रहे हैं, उनको भी गिले शिकवे मिटाकर जंतर मंतर के धरने के साथ आना चाहिए। अगर इस समय साथ नहीं आए और आपस में इसी तरह लड़ते रहे तो वह कहावत हमारे पूर्व सैनिकों पर सही सचेगी, जिसे फूट डालो और लड्डू में सबका हिस्सा होता है। आप सभी साबों लोगों के सामने मैंने वीर नारियों, वीरगनाओं, पूर्व सैनिकों और आने वाले सैनिकों के हितार्थ अपने विचार शुद्ध मन से रखे हैं। अभी हमारे पास समय बहुत कम है। ये था असली मैसेज जो बड़े ही नैतिकता के हिसाब से एक एक शब्द को दिल से लिखा गया था, किसके द्वारा? कैप्टन केसर देव साहब के द्वारा। और इसी मैसेज को उनमें से शब्दों में छेड़खानी करके हमारे रोहिला भाई ने और जैसलमेर के जेठमलानी के भतीजे जो हमारे थोड़े से मानसिक रूप से वो बीमार हैं, उन्होंने इस मैसेज को दूसरे तरीके से सैनिक समाज के सामने रखा। आप सोचने की कोशिश करो, जब एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसे हमारे भाई हैं तो हम तो दिल्ली में बैठे हैं, तो कितने डिस्ट्रिक्ट होंगे पूरे देश में और कितने तहसील होंगे, कितने गांव होंगे, किस किस तरह के मैसेज वायरल किए जा रहे होंगे और 12 महीने में किस किस तरह से इस धरने को तोड़ने की अलग अलग तरह से इसमें कोशिश की गई है। अब मैं ये भी बताता हूं कि रोहिला भाई बहुत बार कहता है कपिल भाई ने गाली दे दी, नलिन तलवार ने गाली दे दी। आज पहली बार मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये भी सुनने की बात है। 23 जुलाई को मीटिंग थी, रोहिला भाई मेरे पास में आया जंतर मंतर पे और उन्होंने मेरे को कहा कि जो हमारे प्रधान है शीश रामदांगी जी, उनको मंच पे बोलने के लिए उनका नाम किसने लिखवाया? मैं सर मेरे को नहीं पता भाई, रोहिला मेरे को नहीं पता, आप जाके वहां पूछो, उनकी जिम्मेवारी अलग है, कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। मेरा काम है या बंदोबस्त करना, जो खाना है उसको मैं लगवा दूं और जहां जहां सैनिक भाई बैठे हैं 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के दायरे में मैं उनसे मिलता रहूं और राम राम सत श्री अकाल मैं उनको कहता रहूं। मेरा यही काम। नहीं आप जिम्मेवार व्यक्ति हो, आप। मेरी जिम्मेवारी अलग है। मैं चारों तरफ से मेरे
भगवान ने 2 ही आंख दी हैं, 8 आंख नहीं दी है कि मंच को भी मैं संभाल लूं, पानी भी मैं पिला दूं, और जो पुलिस प्रशासन है जो बार बार बुला रही है उनसे भी मैं जाके मिल लूं, या जो बुला रहे थाने के अंदर कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। मां सख्त हो रखा प्रशासन मेरे में नहीं। उसने दोबारा बोला कि रतिराम, हवलदार रतिराम झुंझुनू जो आपकी यूनिट का है, आपने उसका नाम दिया। भाई मैंने उसका भी नाम नहीं दिया, मेरी यूनिट का है, बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति है और ग्राउंड का भी व्यक्ति है, उसने सारी ड्यूटी करी है रतिराम हवलदार ने, और भाई क्रॉस कंट्री का भी वो चैंपियन है। पर यह रतिराम बता सकता है कि कपिल फौजी कभी भी इन चीजों में नहीं घुसता कि ये मेरी यूनिट का है, ये फलाना धक्कड़ है, ये आगे जाएगा पीछे जाएगा। कभी भी मैंने इन चीजों को आगे नहीं बढ़ाया। जब से मैं रिटायरमेंट आया हूं तब से मैं न धर्म की, न जाति की, न मैं तीनों सेनाओं के जो पूर्व सैनिक है उनकी मैं राजनीति, मतलब ये नहीं कि मैं उनको बांट के राजनीति करता हूं, नहीं, कभी भी नहीं। अगर मेरी यूनिट का हो जिसने मेरी थाली में भी रोटी खा रखे हो, तब भी मैं अपने ओहदे से उसका नाम नहीं लिखवाऊंगा। और इसकी सच्चाई सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के सूबेदार एसपी गोसल साहब भी बता सकते हैं कि न मैंने कभी 23 जुलाई को किसी की सिफारिश की, ये बोलेगा ये इसका पर्ची मैंने अपने हाथ से, मैंने कभी किसी की पर्ची पकड़ाई नहीं, तो आप कैसे बोल सकते। और दूसरी बात, रोहिला साहब जी, जब आप लोगों ने प्रधान बनाया है शीशराम दांगी को, आप लोगों ने पूरे झुंझुनू के गौरव सैनिकों की पगड़ी उनके सिर पे रखी है, तो बोलने का अधिकार किसका है? उन्हीं का है, या आप उनकी पगड़ी को उतार के अपने सिर पे रखना चाहते हो? अगर रोहिला जी, अगर आप उनको प्रधान नहीं बनाते और ये पगड़ी आपके सिर पे होती तो आप बोलते। मैंने आपको जवाब दिया कि आपके राजस्थान के ही जो अध्यक्ष हैं वो स्टेज पे खड़े, आप उनसे जाके बात करो, वो करेंगे। वो स्टेज पे खड़े थे तो कपिल फौजी कहाँ था, नलिन कहाँ था? आपने पीछा नहीं छोड़ा मेरा। 4-5 दिन आपका फोन आया, उसके बाद में बोला कि मैं, रोहिला जी मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश नहीं है, आइंदा मेरे पास में फोन करने की कोशिश नहीं, यही हाथ जोड़ के। आप कह रहे हो गाली दी, वो ऑडियो या वो जो कमेंट रिलीज करके दिखाओ। आप फिर नलिन तलवार के पीछे पड़े। नलिन तलवार तो भाई कड़वा आदमी है। आपने बोला कांग्रेस की राजनीति करो, ये करो। हमने ना कांग्रेस की करनी, ना बीजेपी की करनी, हमने किसी की राजनीति नहीं करनी रोहिला भाई। आप तो, आपका जो आज चेहरा जो पूरे देश ने देखा, और आपने जो निम्न श्रेणी का जो काम किया, एक कैप्टन साहब को बदनाम करने के लिए उनके मैसेज में आपने जो छेड़खानी करके और पूरे देश में वायरल कराया, ये था कि हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे। और कटेवा पटेवा कुछ नहीं है, कहीं आप ये सोच रहे हो। मैं 2 डिस्ट्रिक्टों की बता सकता हूं रोहिला भाई, एक झज्जर डिस्ट्रिक्ट, एक झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। झज्जर रोहतक की डिस्ट्रिक्ट है, पहले नंबर पे 67,000 से ज्यादा पूर्व सैनिक झुंझुनू में है, उसके बाद में झज्जर में है 57,000 से ज्यादा। दोनों ही जगह लीग का बहुत प्रभाव, झज्जर में तो समय के हिसाब से खत्म हो गया। वो झज्जर का ही जर्नल था जो जाके झुंझुनू में चुनाव लड़ा था, 1 रैंक ऑन पेंशन 2015 वाला जर्नल, और झुंझुनू में जाके आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था, पता होगा ना आपने। तो झज्जर और झुंझुनू नाम अलग हो सकते हैं, नशे एक ही है पूर्व सैनिकों की, क्योंकि यहां पर दरी कुर्सी बिछवाई गई है दोनों डिस्ट्रिक्टों में, और दोनों ही डिस्ट्रिक्टों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है 1 रैंक 1 पेंशन के 2015 के आंदोलन में। रोहिला भाई, अगर ये दोनों डिस्ट्रिक्ट को पता लग जाता ना कि जवानों के साथ में अन्याय होने वाला है, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट ही पूरे देश के 35 लाख पूर्व सैनिकों को न्याय दिला सकती थी। एक डिस्ट्रिक्ट से मैं हूं, एक से आप हैं, पर आज झज्जर बहुत आगे निकल चुका है, वहां पर दुकानदारियां बंद हो चुकी हैं और लीग का तो सिस्टम ही गायब हो चुका है। हाँ, लीग के चुनाव होते रहेंगे, पर उसके अंदर हमारे जैसे जो पूर्व सैनिक वोट डालने के लिए नहीं जाएंगे। जो खड़ा हो गया वो बन गया, बगैर चुनाव की चलती रहेगी, क्योंकि जो संस्था चली है वो खत्म तो हो नहीं सकती। तो रोहिला भाई बहुत गलत है, आपने जो कर्तव्य कराया, जो काम कराया, बहुत
मैंने आज तक आपके बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि आप अलग तरह के व्यक्ति हैं। आप, मैं मानता हूं भाई आप टीए के हवलदार हैं, पर कोई मान और सम्मान में कोई कमी छोड़ दी थी, और झुंझुनू के गौरव सैनिकों ने आपके मान और सम्मान में कोई कमी छोड़ दी थी। आपको एक पद दिया, अधिकार दिए, आपको आगे स्टेज पे खड़ा किया झुंझुनू के पूर्व सैनिकों ने, पर आपने क्या किया? एक बुजुर्ग जो इतनी सर्दी में दिल्ली में पूछा पूरे राजस्थान की बात लेके, क्या क्या कसूर था उनका? क्या कसूर था कैप्टन केसर देव साहब जी का? क्या कसूर था अपने एसएम शत्रुप सिंह साहब का? बस आपको यह जलन होगी कि रोहिला से क्यों नहीं पूछी, हम बताएंगे कहां पे जाना है, क्या खाना है, नहाना है या नहीं नहाना है। नहीं नहीं भाई रोहिला, गलत। और मेरे हिसाब से मैं किसी व्यक्ति के बारे में एक बार ही बोलता हूं बहुत सोच समझ के, आज के बाद में आपकी दुकानदारी झुंझुनू में बंद हो जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत और जय झुंझुनू। जय झुंझुनू के गौरव सैनिक और जय राजस्थान के गौरव सैनिक। सैनिक भाइयों, जो अपना कपिल भाई क्या बताए वो पूरा जानकारी आप लोग ले लिया होगा। हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, सैनिक की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, सैनिक की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की।